नमस्ते, जय हिंद। यह है इनसाइड स्टोरी और मैं हूं आनंद नरसिम्हन। क्रिकेट का काफ़ी माहौल चल रहा है, लेकिन हम फोकस करेंगे ईरान पर, क्योंकि इस रीजन के अंदर अगर आप देखें, भारत के इर्द गिर्द अरब महासागर में जिस तरीके का बिल्डअप हो रहा है अमेरिका का, कहीं ना कहीं युद्ध के बादल अभी भी छटते हुए नहीं दिख रहे हैं। वहीं अगर आप आयतुल्लाह खamenei का बयान देखें कि यूएस का मिलिट्री माइट और उनका सैन्य बल हमें डराता नहीं, हम उससे डर नहीं रहे हैं, इसका ये मतलब है कि वो डर रहे हैं। ईरान को ये अंदेशा आ गया है, खamenei रिजीम को, कि कहीं ना कहीं सत्ता पलट, तख्ता पलट की तैयारी पूरी चल रही है, बावजूद इसके कि दोनों देशों ने कहा कि ओमान में हुई बातचीत का दौर पॉजिटिव था, अगला स्टेप है और तेहरान और वॉशिंगटन बात करते रहेंगे। ये बार बार कहा जा रहा है, लेकिन आपको एक बात बताएं कि ईरान ने इन टॉक्स में इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट को बंद कर देंगे। यूरेनियम एनरिचमेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है और अमेरिका चाहता है कि जो ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है वो 20% से ऊपर जाए नहीं, क्योंकि उतना ही आपको आवश्यकता है कि आप उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके सिविलियन यूज़ के लिए, यानी कि सिविल यूज़ के लिए, शांतिपूर्वक उसका प्रयोग करने के लिए आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सके। लेकिन ईरान कह रहा है कि मैं एनरिचमेंट करता रहूँगा और शायद 34 से 35% तक की बात कर रहे हैं, जहाँ से इतने एनरिचमेंट के बाद आप फिर न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी कर सकते हैं। तो यहीं पर बात कुछ अटकी हुई है। दूसरी बात कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि ईरान में तख्ता पलट आवश्यक है। देखिए, ईरान में प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि शनिवार रविवार के समय भी या गत हफ्ते भी वहां पर प्रोटेस्ट अब भी चल रहे हैं, लेकिन ईरान का बश्त मिलिशिया और IRGC खamenei रिजीम के अंडर इन प्रोटेस्ट को पूरी तरह दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। अब तक 3,500 लोग से ज़्यादा मर चुके हैं, जिनको गोली मार मार कर मार दिया गया है इन प्रोटेस्ट में। और मारा किसने? ईरान की खamenei रिजीम की बस मिलिशिया यानी बस पुलिस और IRGC के गार्ड्स ने मिल करके इनको भून दिया है। ये बात पूरे जग में जाहिर करने के लिए और बातें सामने बाहर निकल के नहीं आ रही, क्योंकि ईरान के अंदर इस वक्त टोटली इंटरनेट शटडाउन है और पूरी तरह से मीडिया ब्लैकआउट करने का काम खamenei रेजिम ने कर दिया है। बावजूद इसके VPN के द्वारा और डार्क नेट के द्वारा कई सारी ऐसी तस्वीरें निकल के आ रही हैं जो बहुत चिंताजनक है। और इन तस्वीरों को और इन अपडेट्स को रिसीव करने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दे डाला कि ईरान में अब तख्ता पलट, सत्ता पलट की आवश्यकता, समय आ गया है। और अगर ईरान में शांति बहाल करनी है और इस खाड़ी एरिया के अंदर शांति बहाल करनी है, तो खamenei ख़ानदान और खamenei रिजीम का खात्मा अनिवार्य है। पर क्या ये इतना सिंपल है? अब जब ये बातचीत हुई है और कहीं ना कहीं ऐसा निकल रहा है कि एक बीच का रास्ता निकल सकता है, तो दुनिया में जो तेल की प्राइसेस हैं वो भी 1% कम हुई हैं। लेकिन वहीं एक नफीस मोहम्मदी करके एक नोबेल लॉरिएट हैं जिनको पीस प्राइज मिला है, उनको फिर से 7 साल की सज़ा सुना दी गई है, क्योंकि वो आमरण अनशन पर रविवार को बैठी थी। और जब वो रविवार को आमरण अनशन पर बैठी थी, ये मांग कर कि ईरान में अब डेमोक्रेसी को लौटने की आवश्यकता है, इस खamenei रिजीम का तख्ता पलट करना चाहिए और ये इनकी जो नीतियां हैं वो गलत हैं ईरान के लिए। इस प्रोटेस्ट के लिए उनको 7 साल की सज़ा ईरान के कोर्ट्स ने अब सुना दी है। अब इसकी वजह से भी माहौल ग्राउंड पर ये आ रहा है कि कितना दबन जो खamenei जो रिजीम है वो कितना वहाँ दबन और ये कर रही है, वहाँ की आवाम को की आवाज़ को दबा रही है। और इस तरह की राजनीति और इस तरह का शासन, क्या दमन का शासन, क्या इस तरीके का दमन का शासन चल सकता है? और क्या ईरान में अब पहले से भी ज़्यादा डेमोक्रेसी, फ्रीडम, लिबरल आउटलुक की बात और ज़्यादा हवा पकड़ रही है, तेज़ हो रही है? आने वाले 4-5 दिनों में देखिए, ओमान की बातचीत की वजह से, और ट्रंप भी नहीं चाहते किसी तरह से कि वहाँ पर युद्ध छिड़ जाए, लेकिन अगर अगले टॉक्स तक ईरान अपनी शर्तों से कम नहीं आता और अमेरिका की बातों को नहीं मानता, तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर मामला फंसता हुआ दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक और बात कह चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि देखिए, ईरान इस वक्त किसी भी तरह से एक डील को चाहता है, वो चाहता है कि किसी तरह से कोई डील हो जाए।
ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तेहरान और वॉशिंगटन एक दूसरे से बात करते रहेंगे। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि ट्रंप ने कहा है कि जो वेनेजुएला में जो हथियार उन्होंने डिप्लॉय किया था, जो ध्वनि से चलता है, ध्वनि मारक यंत्र है, इसका नाम है डिस्कॉम्बोबुलेटर, ये उन्होंने कहा है, इस तरीके के सोनिक वेपन का प्रयोग अगर ईरान पर होता है तो कहीं ना कहीं इसकी तैयारी भी शायद अमेरिका करता हुआ दिख रहा है। देखिए, पहले जब प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा उरूज और उबाल पे आए थे ईरान में, तब सैन्य बल की तैयारी नहीं थी। अब सैन्य बल वहाँ पर आकर एकत्रित हुआ है तो फिर प्रोटेस्ट को भी फिर से उबाल लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में इजराइल क्या शिरकत करने वाला है? जो समर्थक हैं शाह रज़ा पहलवी के और लिबरलाइजेशन के और सत्ता पलट के या तख्ता पलट के समर्थक हैं, वो क्या फिर से एनर्जाइज होंगे और फिर से ईरान की सड़कों पर फिर से क्या प्रोटेस्ट निकल के आएंगे और भारी मात्रा में देखने वाली बात होगी। वहीं अब इस बार जब काउंटर प्रोटेस्ट निकालने की बात हो या इस प्रोटेस्ट को दबाने की बात हो, तो क्या अमेरिकी सेना शिरकत में आएगी और किसी तरह इनको वीक करेगी, ये भी एक देखने वाली बात है। सबसे बड़ा हथियार जो ट्रंप ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिस्कॉम्बोबुलेटर या ध्वनि मारक यंत्र नहीं है, वो टैरिफ्स हैं। ट्रंप ने अब आज ऐलान कर दिया है कि जो भी देश ईरान के साथ किसी भी तरीके का ट्रेड यानी व्यापार करेगा, उस देश पर 25% एडिशनल टैक्स वो लगाएंगे। अमेरिका उन देशों पर जो ईरान के साथ किसी भी तरीके की आर्थिक समझौता कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, आर्थिक रूप से ईरान की मदद कर रहे हैं, उन देशों पर 25% टैक्स लगा देंगे। जैसे ही ये ऐलान आता है और अमेरिका इस पर एक्टिव हो जाता है, तो बहुत सारे देश हैं, खासकर चीन, जो ईरान का 40% तेल चीन खरीदता है। रूस भी एक है जो ईरान से ड्रोन खरीदता है। तो रूस और चीन दो देश हैं जिनको सबसे ज़्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इससे आहत और चोट ईरान को लगेगी, क्योंकि ईरान के पैसे, ईरान का आर्थिक स्रोत जैसे ही बंद हो जाएगा, उसके पास जंग लड़ने के लिए पैसा नहीं होगा। जो डार्क रूट है, यानी कि जो ग्रे रूट्स हैं, जिनको कहते हैं स्मगलिंग के रूट्स हैं, जिससे कि सैंक्शंस को बाईपास करने के रूट्स हैं, उस पर भी अब अमेरिका ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। उन रूट्स को भी अब धीरे धीरे क्या कहते हैं, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर दी है। ऐसे रूट्स को भी बंद करने की कोशिश की गई है। वहाँ पर अब आप देखेंगे कि पेनिट्रेटिव स्ट्राइक्स होंगे, जिससे कि ये रूट्स और जहाँ से ये स्मगलिंग का जो मार्ग है, इस पर एक्शन होगा। क्योंकि नेबरिंग जो गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं, उनकी कोस्ट गार्ड्स, उनकी पुलिस अब इनको धरना शुरू कर देगी और ईरान के पैसे आने बंद हो जाएंगे जैसे ही। देखिए, और ईरान की अर्थव्यवस्था का करीब 40 से 45% कंट्रोल ही IRGC और खमनेई ख़ानदान करता है। कई तो आंकड़े ये कहते हैं कि 2/3 ईरान की इकोनॉमी खमनेई ख़ानदान की पकड़ में है और जकड़ में है। अगर ऐसा है और ये टैरिफ्स आते हैं, उनके ट्रेड रूट्स बंद हो जाते हैं, एक्सपोर्ट बंद हो जाता है, तो ईरान के पास पैसा ख़त्म हो जाता है। जैसे ही ईरान के पास पैसा ख़त्म हो गया, वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स की फैक्ट्री को बंद करना पड़ेगा, कामिकाजी ड्रोन्स की फैक्ट्री को बंद करना पड़ेगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद करना पड़ेगा। और जैसे ही ये होता है, युद्ध लड़ने के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है, आर्थिक आपके पास क्षमता नहीं है, तो आप युद्ध नहीं लड़ सकते। कहीं ना कहीं ट्रंप ये माहौल बना रहे हैं कि किसी भी तरह खमनेई ख़ानदान अमेरिका की डील को मान ले, क्योंकि अगर अमेरिका की डील को खमनेई ख़ानदान मान लेता है तो उनका वर्चस्व ईरान के अंदर ही का हल्का हो जाएगा। और ट्रंप इसी उम्मीद में है कि वो ऐसी डील मान ले जो अमेरिका के हित में हो, ईरान के अहित हो, और ईरानी लोग उनसे बहुत ज़्यादा खार खाएं खमनेई ख़ानदान से और ख़ुद ही उनका तख्ता पलट कर दें। और अगर डील नहीं होती तो युद्ध बल से, तो साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि आप ईरान में किसी तरह से खमनेई ख़ानदान के होल्ड को कम कर दें। एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि इस पूरे माहौल के अंदर ईरान का रियाल, उसका डॉलर के मुकाबले और ज़्यादा उसकी गिरावट देखने को मिल रहा है। $1 अब 12,12,000 कुछ रियाल हो चुका है, यानी कि $1 के लिए आपको 12 लाख रियाल देने होंगे, 12.25 लाख रियाल देने होंगे। इस लेवल तक डॉलर
इतना मजबूत हो गया और ईरान का रियाल गिर गया है, एक समय पर बहुत रोबस्ट हुआ करता था, गिर गया है। यानी कि आर्थिक मंदी से भी आम ईरानी आवाम जूझ रही है। सब चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, आपके इंपोर्ट बंद हो गए हैं, आपके एक्सपोर्ट बंद हो गए हैं, खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं, ऐसी हालत वहाँ पर हो रही है। और ऊपर से आपके मोबाइल फ़ोन सब जाम कर दिए गए हैं कि आप डेटा का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ईरान की आवाम भी अंदर अंदर से घुट रही है। तो कहीं ना कहीं ये माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि अगले 10-15 दिन के अंदर एक उबाल आएगा, एक बवाल आएगा, जिसमें शायद ईरान के अंदर सत्ता पलट हो जाए, तख्ता पलट हो जाए। और खमनेई अपनी गीदड़ भभकियों के बावजूद और अपनी धमकियों के बावजूद, अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के बावजूद, वहाँ पर खमनेई का जो ये राज है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाए। हाँ, इसमें एक बात है, अगर डील हो जाती है और कहीं ना कहीं अमेरिका इस शर्त को मान जाती है कि खमनेई रेजीम बना रहेगा, तो बात अलग है। लेकिन ये संभवतः होता हुआ फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। नमस्ते।